एक बेचारा सीआईएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 12 लाख रुपए से अपना एक जमीन खरीदी रुड़की क्षेत्र में। और जब वो जमीन पे कब्जा लेने गया तो वहाँ कोई और बैठा हुआ था। होता क्या है कि पुलिस बनी तो पीड़ित के लिए है, किंतु वो कहीं ना कहीं उसको सब भूल जाते हैं। कभी कभी 1000 से ज्यादा हम सीसीटीवी कैमरा देखते हैं एक केस को सोल्व करने के लिए। तो जब वो पकड़ा गया, जब मैंने उससे पूछताछ की तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था, आश्चर्य था, क्योंकि उस जस्ट फॉर द किक कि AK-47 उठाने में किक मिलती है। Hello, everyone. Welcome to the new episode of B Podcaster. In this episode, we have Mr. Ashok Kumar, the DGP of Uttarakhand, is with us. In this episode, we are going to talk about a lot of successful cases, and also we will know about how well they have managed the law and order in Uttarakhand. So let's get started. Hello and welcome to B Podcaster, sir. थैंक यू। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं आज। जी बताइए, अच्छा लग रहा है, बताइए प्लीज। जी। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं जानना चाहूँगी कि एज अ डीजीपी जब आपने पोजीशन संभाली, राइट, तो उससे पहले की जो सिचुएशन थी इन टर्म्स ऑफ क्राइम एंड एवरीथिंग और जो अब है, उसमें क्या बदलाव अभी तक आपने देखा है? एक तो मैं कहना चाहूँगा कि डीजीपी से पहले भी मैं स्टेट में एडीजी एंड डीजी लॉ एंड ऑर्डर था। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं एक स्टेट में नंबर 2 था, और जो क्राइम वाला पार्ट है, लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट है, वो मैं ही हैंडल कर रहा था। तो एक प्रकार से उस पोर्शन को मैं और 3 साल पीछे ले जाना चाहूँगा। यानी कि जो मेरे दोनों टेन्योर मिला करके अगर हम बात करें तो हमने क्राइम के फ्रंट पे बहुत सारे चेंजेस लाए। ठीक है, वैसे तो उत्तराखंड में क्राइम कम है यूपी उसके देखा जाए तो, क्योंकि ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स होते थे और प्लेन्स के सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट में यूपी पैटर्न में क्राइम है, बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट में क्राइम कम है। इसके बावजूद हमने कुछ अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट किए और कोशिश की कि हम क्राइम का वर्कआउट रेट बढ़ाएं, प्रॉपर्टी का रिकवरी रेट बढ़ाएं। तो आज की तारीख में हम लोग प्रॉपर्टी रिकवरी में जब हमने शुरू किया था तो 55% के आसपास थे, आज हम 70 के पास है। 70% प्रॉपर्टी जो हमारी लूटी या चोरी जाती है रिकवर करते हैं, तो इंडिया में नंबर 1 है उत्तराखंड पुलिस। इसी तरह से जो वर्कआउट रेट होता है, क्राइम का वर्कआउट रेट, ठीक है, वो भी आज हमारा 90% के रेंज में है। तो हमने इस बात पे जोर दिया है कि क्राइम हो जाए तो वर्कआउट जरूर हो। तो ऐसे ऐसे केसेस हम वर्कआउट करते हैं। कभी कभी 1000 से ज्यादा हम सीसीटीवी कैमरा देखते हैं एक केस को सोल्व करने के लिए। और क्या टाइमलाइन लेके चलते हैं जब भी कोई केस आपके पास आता है? तो एक केस का आप लोग एक स्पेसिफिक टाइमलाइन लेके चलते हो, तो वो क्या देखिए, रहता है? मैं तो आज की डेट में बड़े से बड़े केसेस हमने ना नॉर्मली विद इन ए वीक कर रहे हैं। तो इसलिए जो मैंने बोला ना, प्रोफेशनली हम लोग बहुत ही सॉलिड हमने बनाया पुलिस को, और शुरू दिन से टारगेट रखा था क्राइम हो जाए कोई नहीं, किंतु हो जाए पर वर्कआउट जरूर होना है। तो उसी पे हमारा फोकस था, तो उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो मैं इसी तरह से हमने दूसरा टारगेट रखा था कि पुलिस को विक्टिम ओरिएंटेड बनाना है, विक्टिम सेंट्रिक बनाना है। ठीक है, पीड़ित केंद्रित। मतलब होता क्या है कि पुलिस बनी तो पीड़ित के लिए है, किंतु वो कहीं ना कहीं उसको सब भूल जाते हैं, बाकी सब बातों में जोर हो जाता है, पीड़ित को सब भूल जाते हैं। तो हमने ये भी टारगेट रखा था कि पुलिस को मानवीय चेहरा देना है और पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग करनी है। तो उसके लिए हमने शुरू से प्रयास किया पिछले 6 साल प्लस, जो मैंने कहा दोनों टेन्योर मेरा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वाला भी और डीजीपी वाला भी। तो दोनों में आज उत्तराखंड पुलिस बड़े उससे कह सकती है कि हमारा पब्लिक में विश्वसनीयता है कि हम मानवीय हैं, लोगों की सुनते हैं, अप्रोचेबल हैं और पीड़ित की सुनी जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे काफ़ी सारे टाइम होता है ना कि जब कोई केस होता है तो सबसे पहले पब्लिक डरती है इस चीज़ से कि पुलिस के मतलब वो रिपोर्ट करने से डरती है कि हमें मतलब पुलिस के उस चक्कर में पड़ना पड़ेगा, वो बार-बार पूछेंगे, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कंप्लेंट तो करते हैं बट मतलब पुलिस उनकी उस तरीके से मदद नहीं कर पाती। तो उस केसेस पे आप लोगों ने क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं? देखिए, जो पुलिस को रिपोर्ट करने से डरते हैं लोग, बात सही है, किंतु
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग का ध्येय था, मिशन जी। था, उद्देश्य था, उसपे हमने इतना ज्यादा काम किया है कि हमारा ये कहना है कि आम आदमी पीड़ित पुलिस से क्यों डरे। पीड़ित को तो पुलिस से न्याय मिलना चाहिए, मदद बिल्कुल। मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। अगर पुलिस से किसी को डर लगे तो वो अपराधी होना चाहिए, अपराधी को पुलिस से डर लगना चाहिए, बिल्कुल। न कि आम आदमी को। जी। तो ये हमारा प्रयास रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें हमें इतनी सफलता ज़रूर मिली है उत्तराखंड में एटलीस्ट, कि पीड़ित पुलिस के पास आने से डरता तो नहीं है। ये बात अलग है कि अभी भी इतने प्रयास के बावजूद 100% उसका काम सुनवाई हो जाए, मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा। अभी भी कुछ एक पुलिसकर्मी हमारे ऐसे हैं कि पीड़ित को टहलाते रहते हैं, टरकाते True. रहते हैं, ठीक है। किंतु उसके पास जाने में उत्तराखंड पुलिस में सबको इतना तो विश्वास है कि कोई भी आएगा, अप्रोचेबल है। उत्तराखंड पुलिस सुनती है सबकी और यथासंभव मदद भी करती है। जी। तो जैसे अगर करप्शन की बात करें तो मतलब लोगों का जो जनरली मानना होता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है जिसकी वजह से लोगों को सही तरीके से जो न्याय मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो उत्तराखंड जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तराखंड में अब लोग काफ़ी ज़्यादा ओपन हैं अब अपने कंप्लेंट्स वगैरह को लेके, तो क्या करप्शन वहाँ पे कम हो चुकी है? करप्शन पूरी तरह खत्म हो चुकी ये तो मैं गारंटी से नहीं बोल सकता, जी। किंतु मैं डायरेक्टर विजिलेंस भी रहा हूँ और हमने 1.5 साल में 50 लोग गिरफ्तार किए थे करप्शन के अंदर, सिर्फ करप्शन की धाराओं में। तो उत्तराखंड में खुलेआम करप्शन करने से मुझे तो पूरा विश्वास है कि आदमी डरेगा। और पुलिस में इतना उनको, हर आदमी को पता है कि वो शिकायत कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, डीजीपी, और उनकी सुनवाई होगी, हर हालत में सुनवाई होगी। तो अगर करप्शन पकड़ा जाता है तो उसको माफ़ी नहीं है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है हमारे यहाँ। बिल्कुल। आपने कई बुक्स भी लिखी हैं जो एक बुक आपकी थी जो खाकी पे थी, हाकिम तो इंसान। उसमें आपने काफ़ी सारे केसेस का ज़िक्र किया है। तो उसमें से कोई केस जो मतलब आपके लिए भी यादगार रही हो और वो केस जो आपको लगता हो कि समाज के लिए भी ज़रूरी है, तो ऐसा कोई एक केस डिस्कस करना चाहेंगे? देखिए, केसेस तो मैंने उसमें 16 कहानियाँ लिखी जी। और सारी कहानियाँ अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी केस है कि एक बेचारा सीआईएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 12 लाख रुपए से अपना एक जमीन खरीदी रुड़की क्षेत्र में, और जब वो जमीन पे कब्जा लेने गया तो वहाँ कोई और बैठा हुआ था। तो उसने कहा साहब मेरी जमीन है, उन्होंने कहा नहीं मैंने भी खरीदी है। तो दोनों को एक ही जमीन बेच दी किसी माफिया ने। तो जो दूसरा बैठा उसने कहा तुम में दामा तो खाली करा लो भाई। अच्छा, ये चीज़ इधर भी काफ़ी ज़्यादा आजकल हो रही है। यस, तो अभी। मेरे पास आया वो, मैंने कहा ये तो बहुत गजब है भाई, तो इसका मतलब वो भूमाफिया, ऐसे भूमाफिया है। तो फाइनली हमने वो भूमाफिया को जेल भेजा और उसका पैसा वापस हुआ। कोर्ट से लड़ाई के बाद भूमाफिया को सजा भी हुई और इस बेचारे का पैसा भी वापस हुआ। जिंदगी भर सोचिए ना, जिंदगी भर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हो प्लानिंग करते और हैं। आपने जमीन प्लॉट खरीदा और आपका उस पर कब्जा नहीं होगा तो आप घर कहाँ बनाओगे। तो इस तरह की कहानियां, इसी तरह से पहली कहानी शाहजहांपुर की, जहाँ एक महिला है गैंग रेप की पीड़ित और उसके हस्बैंड को ही पुलिस जो है झूठा ड्रग्स के केस में जेल भेज देती है। तो कितनी दर्दनाक बात है। तो जी। उसकी पीड़ा को समझते हुए इसलिए मैंने इस किताब का नाम खाकी में इंसान रखा है बिल्कुल। कि नहीं, उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे हमें पुलिस को सजा देनी पड़े, क्योंकि जस्टिस जरूर से जरूर मिलना चाहिए। तो इस तरह की उसमें कहानियां, आतंकवाद की भी कहानियां हैं, जी। कहीं ना कहीं एक्सटोर्शन की भी कहानियां हैं। एक आतंकवाद की कहानी थी जिसमें आपको एक 17 साल के बच्चे ने आपको वो लीड दिया था कुछ, तो एक उस केस के बारे में मैं थोड़ा पढ़ रही थी, तो अगर वो थोड़ा बताएं आप डिटेल में। नहीं, वो ये है कि वो कहानी है कि जब आपके मन में होता भी आतंकवादी, तो आपके मन में लगा बड़ा खूंखार आदमी होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे चेहरे आते हैं। ऐसा नहीं है। कई बार ये आतंकवाद के शिकार भोले वाले बच्चे भी हो जाते हैं। मतलब एक छोटे बच्चे को अपना रेडिकलाइज कर लिया, अपनी आइडियोलॉजी में शामिल कर लिया और वो भी जो है आतंकवादियों के साथ घटना में शामिल हो गया। तो जब वो पकड़ा गया, जब मैंने उससे पूछताछ की तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था, आश्चर्य था, क्योंकि उस जस्ट फॉर द किक कि AK-47 उठाने में किक मिलती है, इसलिए उसने इसलिए ज्वाइन उसने कर किया। लिया। और उसके लिए वो मतलब कोई कोई वो नहीं है कि उसको उसको जैसे खेल खेल में उसने ये सब कर डाला।
मतलब एक्चुअल में उसको समझ नहीं थी कि वो उसको क्या कर समझ रहा है, ही बट नहीं हो, वो तो कर उसमें रहा भोलापन बच्चे वाला ही है, है। किंतु इसके बावजूद भी उसने गतिविधियां कर डाली, तो जी। वो उसकी गंभीरता समझ ही नहीं सकता कि कितने बड़े राष्ट्र विरोधी या मानवता विरोधी कार्य वो कर रहा है। तो वो बिल्कुल। आश्चर्य की बात थी। मतलब अदरवाइज आप सोचते हो ना, आतंकवादी से पूछताछ करोगे तो कोई बड़ा खूंखार आदमी निकलेगा। तो इस तरह से मैंने मानवीय पहलुओं को छुआ है कि जो आतंकवाद है उसकी त्रासदी ऐसा नहीं कि खाली आम जनता झेलती हो। हम्म, आतंकवाद की लपेट में आम जनता भी आती है, पुलिस के परिवार भी आते हैं, और खुद आतंकवादी और उनके परिवार भी उससे त्रसित रहते बिल्कुल। हैं। तो ये आतंकवाद किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, सबके लिए त्रासदीजनक होता है। तो एक चीज़ जैसे हमने जो अभी तक देखा है और जो मतलब एक्सपीरियंस अभी तक देखा, मतलब थ्रू मूवीज ऑल्सो और थ्रू जो रियल लाइफ में स्टोरीज भी आती हैं और न्यूज़ में भी आती रहती है कि लेट्स सपोज अगर कोई एक ऐसा पुलिस में ऐसा कोई इंसान है या फिर जो बहुत ज़्यादा जेन्युइनली काम करता है, जो जेन्युइन लोगों के लिए सोचता है, तो कई बार उनके फैमिलीज तक ट्रबल आती हैं ताकि आप वो उस काम को ना करें। अगर किसी को भी उस चीज़ से थ्रेट है तो वो आपकी फैमिली को थ्रेटन करना शुरू करता है। तो क्या इस तरह की चीज़ें आपको भी कभी फेस करने को मिला है? देखिए, ऐसा होता है और हमारी फैमिलीज को कई तरीके से फेस करना पड़ता है। एक बार मुझे याद है, मैं हरिद्वार में एसएसपी था, तो बहुत बड़े एक क्रिमिनल को हमने पकड़ा था। तो जब उससे पूछताछ की हमने गहराई से, तो उसने बताया कि एसएसपी साहब की मैडम तो जीन्स पहनती हैं और उनको पूरा उस पर नजर थी। ओके। हाँ, कब जाती हैं, कहाँ जाती हैं, इसका मतलब वो टारगेट कर सकते हैं हमारे परिवार को। इसी तरह से जो हमारे फैमिली जब भी जैसे जॉब में है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्रिमिनल या माफिया एलिमेंट उनको भी टारगेट करते हैं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, उनको जॉब को भी इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी होता है, मतलब क्योंकि उनको डायरेक्ट कुछ नहीं उनको नहीं मिल पा रहा हो, तो फैमिली को अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये है, फैमिली को झेलना तो पड़ता है जी। तो एक जगह मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब आपके बारे में एक चीज़ लिखी गई थी कि जैसे एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जो AK-47 लेके सोते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? सोते नहीं है, सोते थे। मतलब वो मेरा एक टेन्योर था सिर्फ। ओके। हाँ, एक टेन्योर था रुद्रपुर का, 93-94 का, पूरे 1 साल का टेन्योर था। और जब मैं वहां ज्वाइन किया था तो वहां आतंकवाद काफी बड़ी मतलब उसमें था। और वहाँ एसपी भी आगे पीछे प्लेटून लेकर के चलते थे। इतना ज्यादा लोग बाग, शाम होते ही कोई आदमी सड़क पे नहीं होता था। मतलब इतना ज्यादा डर था आतंकवाद का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है अपने कमरे में भी 47 AK-47 टांग के रखते थे, बेड के साथ, और गाड़ी में भी हमारे साथ रहती थी हमेशा 24 घंटे, कि जाने कब कहाँ से फायर आ जाए और आपको फायर बैक करना पड़े। आप कुछ टाइम बॉर्डर्स वगैरह पे भी रहे हैं? मैं बॉर्डर्स पे बीएसएफ में रहा हूँ जी। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस मतलब वहाँ पे था तो और कितना डिफरेंट था जो अभी आप कर रहे हैं और जो आप बॉर्डर पे कर रहे थे, तो देखिए, उसमें कितना बहुत ही डिफरेंट अलग था? है वो एक्सपीरियंस। मैं दोनों तरफ के बॉर्डर पे रहा हूँ, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी रहा हूँ जी। 6 महीना, और पंजाब बॉर्डर पे भी रहा हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रहा हूँ। मतलब तो दोनों बॉर्डर्स में बहुत फर्क है। बांग्लादेश बॉर्डर की प्रॉब्लम्स अलग हैं। बीएसएफ में था मैं आईजी, वहाँ की प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं जो है ना, कटल स्मगलिंग है, ठीक है, गो तस्करी, कहीं ना कहीं मानव तस्करी है, इन्फिल्ट्रेशन है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है, माइग्रेशन है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जबकि पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या कई बार वो सुरंग खोद करके जो है कोशिश करते हैं आतंकवादियों को घुसाने की। ठीक है ना, तो आजकल ड्रोन्स के थ्रू हो रहा है वहाँ पे काम। तो मैं बीएसएफ में था और पूरे बॉर्डर की सुरक्षा हम करते थे। तो उसमें वो चैलेंज था जो सिविल पुलिस है, यानी यूपी में भी रहे हम, इलाहाबाद से लेकर के मथुरा तक, और अभी उत्तराखंड में है, तो वहाँ के चैलेंजेस अलग हैं। यहाँ पे क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट प्रॉब्लम्स हैं, फिर मेले ठेले हैं, कांवड़ मेला है, 4 धाम यात्रा है, आपदा प्रबंधन है कि सड़क टूट गई, लैंडस्लाइड हो गया, है ना, बस उत्तराखंड वगैरह में तो काफी ज्यादा बहुत होती है। ज्यादा। तो ये अलग तरह के चैलेंजेस हैं। आजकल लेटेस्ट चैलेंज है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पे भी आपने एक बुक लिखी है? जी, मैंने जी, किताब लिखी है थोड़ा साइबर बताएंगे बुक के बारे एनकाउंटर्स। में? ये मैंने साइबर एनकाउंटर्स करके किताब जी। लिखी है। इसमें 12 कहानियां हैं।
हर कहानी में एक अलग तरह का साइबर क्राइम लिया है। और वो सारे स्टोरीज जितनी भी उसमें लिखी गई है वो सारे आपके केसेस हैं? सारे रियल लाइफ स्टोरीज ओके। हैं जो मेरे ही स्टेट में हुए हैं मतलब। और उसके थ्रू हमने कोशिश की है कि लोगों को अवेयर करें कि साइबर जी। क्राइम क्या है, कैसे घटित होता है और कैसे आप इससे बच सकते हो। ये जो इसका फॉरवर्ड भी अमिताभ बच्चन जी ने लिखा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, लोगों को साइबर क्राइम से बचने की शिक्षा देती है। बिल्कुल। तो अगर आपकी थोड़ी सी अब अर्ली लाइफ की बात करें तो आप पहले आईआईटी में थे। आपने एक जगह बताया था कि आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी। जी। तो फिर आईआईटी से आईपीएस तक का सफ़र कैसे? मतलब ये चेंज कैसे आया? मतलब कहीं न कहीं आईआईटी ही लोगों के लिए एक सपना होता है और आप आईआईटी में रहने के बाद फिर आपने कैसे सोचा कि मुझे अब चेंज देखिए, करना आपकी है? बात सही है। आईआईटी बहुत से लोगों के लिए सपना होता है, जी, पर वो 12th की स्टेज होती है आदमी की, 12वीं क्लास। और बिल्कुल। 12th में बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता कि वो डिसाइड कर सके कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। मतलब अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज वो जो भी अगर वो डिसाइड करता भी है तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है हुँ। अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, सोसाइटी से, फ्रेंड्स से। वो सब बना करके भाई आईआईटी जाओ, बड़ा टॉप चीज़ है, या डॉक्टर बन जाओ या कुछ और बन जाओ। तो मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे बच्चा इतना मैच्योर है कि उसको क्या चाहिए लाइफ से। तो हम भी क्योंकि मैथमेटिकली शार्प थे तो आईआईटी में आ गए। किंतु 3rd ईयर में जो हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जो मैंने उषा फैंज में की थी, उस टाइम जब मैंने हार्डकोर इंजीनियरिंग देखा कि इंजीनियरिंग है क्या, तब मुझे समझ आया कि इंजीनियरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ, या मैं एक बड़ा चेंज लाना चाहता हूँ, कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो संभवतः मैं इंजीनियरिंग साइड में वो नहीं कर सकता। वो मेरे लिए मोनोटोनस लगा मुझे। तो तब मैंने निर्णय लिया कि मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम दूंगा और उस तरह से मैं आईपीएस में। तो जब आपने आईआईटी छोड़ने का फैसला किया और जब आपने ये फैसला किया कि अब आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? आईआईटी नहीं छोड़ी मैंने, आईआईटी पूरी करी, बीटेक भी करी मैंने, एमटेक भी करी। सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग का साथ करियर में छोड़ा। करियर बस वो हाँ, किया तो कहीं ना कहीं से जब आप सिविल सर्विस में आते हैं, आपको ग्रेजुएशन करनी है तो किसी जगह से तो करनी करनी है। ही है। तो आईआईटी से बढ़िया एजुकेशन बिल्कुल, कहाँ मिलेगी आपको? कहीं नहीं। हाँ, तो वो फैमिली तो देखिए मेरे गांव की थी। मेरे पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता था आईआईटी क्या होती है। और सिविल सर्विस का भी उनको बहुत हल्का आइडिया था कि भाई एसपी डीसी होते हैं। तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब्स डीएम को में डीसी बोलते हैं। तो फैमिली में कोई थे गवर्नमेंट जॉब्स में? नहीं थे। तो ओके। बहुत ज्यादा मतलब किसी बड़े लेवल पे नहीं थे, तो इसलिए वहाँ आइडिया बहुत कम था किसी को भी। तो उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि भाई जो आप करना चाहो करो, जो आप अपने लेवल में आप ही ज्यादा समझ सकते हो, हमें नहीं पता कि आपके लिए जी। क्या अच्छा है। और अभी अब आपके इस करियर में अब 30 लाइक समवेयर अराउंड 33 इयर्स प्लस 34 प्लस हो गया। 34 प्लस अब हो चुका है ऑलरेडी। तो जब आपने ज्वाइन किया और जब आज का टाइम है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, राइट? मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और हर तरीके की चीज़ों में जितनी ग्रोथ अभी हुई है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। तो उस टाइम से लेके अब तक में ऐसी क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपने फेस करा है, जो हुई है अभी तक में? देखिए, कैरियर वाइज देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि 12वीं की स्टेज पे तब लगता था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल ही एकमात्र कैरियर है। अब कैरियर ऑप्शंस बढ़ गए हैं लोगों के जी। पास। बहुत सारे दसियों फील्ड आ गए हैं, लॉ आ गया है, फैशन डिजाइनिंग आ गई है, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं मतलब जहाँ पे आदमी जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बस 12वीं के बाद एकमात्र ऑप्शन इंजीनियरिंग हो या मेडिकल मेडिकल। साइड हो। एक तो मैंने ये देखा। दूसरा मैंने देखा कि अब विदेश जाना बहुत आसान हो गया लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे लोग बाहर जा कर के भी अब पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो उनको इसलिए जो बीच में आईआईटी के लिए बहुत हार्डकोर कंपटीशन बढ़ा था वो दोबारा से कम होने लगा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और बाकी एक स्टार्टअप की कल्चर बहुत पैदा हो गई है, पहले बिल्कुल नहीं थी। मतलब अब लोगों को लगता है कि हम खुद भी अपना एक बना स्टार्टअप सकते बिल्ड हैं। कर सकते हैं और हम नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टअप करेंगे तो आपका अपना काम होगा तो आप 10 लोगों को नौकरी देंगे। बिल्कुल। तो वो एक नया कल्चर आया जो पहले बिल्कुल नए के बराबर था। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं एज ए कंट्री। अब हम डेवलपिंग में से आगे होके कहीं ना कहीं एक बड़ी सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी के जॉब्स आने लग गए हैं।
तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ा है। तो हमारे टाइम में तो आधे से ज़्यादा लोग विदेश चले जाते थे, अब ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने देश में काम करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत अच्छे जॉब्स भी हैं, और आप खुद अपने लिए भी अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल। स्टार्टअप कहा। तो वो बात काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो अभी जैसे बात करें, अभी रिसेंट जो G20 हुई अपने कंट्री में, तो काफ़ी बड़े लेवल पे हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? मेरे ख्याल से G20 ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई पावर है, पॉलिटिकली ही नहीं, इकोनॉमिकली भी, और उसका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस है कि हम जो है एक बड़े स्तर पे, और भारत पूरे इस वर्ल्ड में हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका है, ये उसका रिकॉग्निशन भी है। इसको मैं G20 को मैं उस रूप में देखता हूँ। जैसे हर लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया में आ रही हैं, स्टार्टअप्स को भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स मिल रहा है, और हर तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट्स मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम रोड्स की भी बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इन सब चीज़ों में जो आपने जब एज अ लाइक जब आपने ज्वाइन किया सिविल सर्वेंट, आपने एग्जाम क्लियर किया, तब से आपने जब ज्वाइन किया, अभी 34 साल से ज़्यादा हो गए आपके करियर को, तो इससे पहले किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती थी और अब क्या देखने को मिल रही है आपको? क्या डिफरेंस आप फेस? देखिए, मैं बताता हूँ, जब हमने जॉब शुरू किया तो जी। हमारी सैलरी 2800 रुपया थी, ठीक है ना। तो वो इंटरनेशनल मानक पे देखेंगे तो बहुत ही कम माने जाते हैं। हम्म। आज की डेट में जो इंडिया की जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं कंपेरेबल है, वर्ल्ड लेवल बाहर की पे जॉब भी से। कंपेरेबल है। तो ये बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है। मतलब हम इकोनॉमिकली सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, तो उसका इम्पैक्ट है। यही सबसे बड़ा मैं इम्पैक्ट कहूंगा कि अब लोग जो हमारे टाइम में विदेश गए वो वापस इंडिया आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और दूसरी तरह की अपॉर्चुनिटीज। तो हर एंगल से हम ग्रो कर रहे हैं। बट मतलब अभी माइग्रेशन रेट अभी पिछले कुछ टाइम में थोड़ा बढ़ा भी है, मतलब बाहर जाने का हाँ, तो नहीं, बड़ा जरूर होगा, पर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, डेवलप हुई है। रेलवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, सबकी क्वालिटी में दिन रात का चेंज आया है। इसी तरह से जो जैसे मैंने कहा कि हमारी जो मेक इन इंडिया अभियान था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो रिजल्ट देने लगा है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं अब, इवन ये माइक्रोचिप्स वगैरह में भी आना शुरू हो गया। तो इस सब का इम्पैक्ट आएगा, और आ रहा है, बहुत बड़े लेवल पर आ रहा है, कि मतलब हर फील्ड में हम एक बड़ी पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर बात करें, तो अनडाउटेडली हर जगह पर गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रहे हैं, हर तरीके से हर फंड हर जगह दिया जा रहा है, हर तरीके से टेक्नोलॉजीज हर जगह दी जा रही है। तो आप लोगों को किस तरीके की चीज़ें अभी दी गई हैं जो मतलब पहले के टाइम पे नहीं हुआ करता था, और अब आप लोगों को जो काम करने में ईज हो, या ऐसा कुछ वैसा कुछ हुआ है अभी गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, हम तो पुलिस के एंगल से देखें तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन जो है तेजी से बढ़ा है, पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी से विकास हुआ है। पुराने लेवल के जो थाने देखेंगे, हमारे उत्तराखंड पुलिस में आके देखिए, हमारे जो थानों का लेवल है, जो एसपी ऑफिस, जो बिल्डिंग्स का लेवल है, उस सबको हमने चेंज किया। इसी तरह से हमारे जो मॉडर्नाइजेशन है, व्हीकल्स हों, बाकी टेक्नोलॉजी हो, सब में हम सुधार हुआ है, और तेजी से हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं, यही मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो सर, जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की जैसे भी हम बात कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उत्तराखंड में ऐसा सुनने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अभी आ रही है हर तरीके से के, मतलब लाइक इन टर्म्स ऑफ बिज़नेसेस ऑल्सो और बाकी चीज़ों के लिए भी। तो उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मैं आपको इसके 2 सबसे बड़े कारण बताऊँगा। एक तो उत्तराखंड बहुत ही इको फ्रेंडली स्टेट है ना? जो आप दिल्ली की में आसमान देखेंगे और जो देहरादून या उत्तराखंड में देखेंगे, उसमें दिन रात का फ़र्क है। बिल्कुल। पॉल्यूशन फ्री है, हैं? तो हर आदमी को वहाँ की आबो-हवा पसंद है, इट्स अ टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट। दूसरा, वहाँ बहुत ही पीसफुल स्टेट है, मतलब क्राइम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कौन नहीं चाहेगा? भाई, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, उसको आदमी को माहौल मिले अच्छा ना, वहीं तो इन्वेस्टमेंट आएगा। बिल्कुल। जहाँ जहाँ उसको, मैंने 3 बताया ना कि आप पॉल्यूशन फ्री स्टेट है, फिर वहाँ पे आपको क्राइम फ्री स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं न के बराबर हैं, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल। और उत्तराखंड कहीं न कहीं टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड, क्योंकि 4 धाम वहीं पे है। टूरिज्म तो के लिए भी ये तीनों फैक्टर है। सबसे पहले वहाँ नेचुरल सौंदर्य तो है ही, जी।
प्राकृतिक सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य तो बिल्कुल। है ही है वहाँ। और उसके साथ साथ जो मैंने कहा कि ओवरऑल पीसफुल स्टेट होना, वो भी उसके पीछे एक बड़ा कारण है। तो इतना ज़्यादा हैवी फुटफॉल होने के बावजूद भी क्राइम रेट वहाँ पे काफ़ी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिज्म की वजह से फुटफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल क्राइम रेट बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं वहाँ की पुलिस की जो काम है वो दिखती है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि हमने इसको टूरिस्ट फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली पुलिस को बनाया है और बनाई। हमारा वर्कआउट रेट बहुत हाई है। यद्यपि एक फ्रंट पे, 2 फ्रंट पे में भी प्रॉब्लम है। एक तो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम। सड़कें लिमिटेड हैं और पार्किंग प्रॉब्लम है, फिर भी उसमें भी सुधार हो रहा है। अभी हाईवेज वगैरह तो उधर हाँ, भी बन और रही है, दूसरा बरसात के दिनों में ज़रूर हर साल स्लाइड्स की उत्तराखंड में वजह कहीं से न कहीं लैंडस्लाइड्स आते हैं, तो लैंडस्लाइड्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हर साल हमें अपग्रेड नुकसान करना होता पड़ता है। है। अदरवाइज़ इट्स ए रियल टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट, जहाँ की जो है ना जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही नीट क्लीन है, बहुत ही पॉल्यूशन फ्री है और जहाँ पे ओवरऑल शांति है। मतलब जी। अभी आपकी अब रिटायरमेंट की टाइम नज़दीक आ रही है, राइट? जी, तो आज दिन में ही एक न्यूज़ देखा था मैंने, आज ही आई है एक्चुअली वो जी। न्यूज़, कि मतलब अभी वहाँ पे लाइक उत्तराखंड में आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पोजीशन पे आने के लिए अभी कोई है नहीं वहाँ पे। तो आपकी रिटायरमेंट को और इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। मैं उस पे क्या कमेंट करूँ, ये तो राज्य सरकार का निर्णय जी। होगा, सरकार ही इस बारे में बहुत बता सकती है। एंड व्हाट लाइक अगर आपकी प्लान्स की बात करें आफ्टर रिटायरमेंट, तो व्हाट आर योर प्लान्स? देखिए, मेरी हॉबीज़ में जाएँ तो एक तो स्पोर्ट्स है, एक राइटिंग है, लिटरेचर, हुँ, हुँ। और एक कहीं थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी है। तो कहीं न कहीं मैं एकेडमिक्स से जुड़ना चाहूँगा, जुड़े रहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स से जुड़े रहना चाहूँगा, तो कुछ न कुछ इसी फ़ील्ड में करूँगा। जी। जी। पर एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सिविल सर्विसेज़ जी। एस्पिरेंट्स, सिविल सर्विसेज़ एस्पिरेंट्स को तो मैं यही कहूँगा कि भई सिविल सर्विसेज़ बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके पास लोगों की हेल्प करने का, और आपके डिसीजंस मेक अ रियल बिग डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। तो इसलिए ज़रूर जाइए। बहुत टफ एग्ज़ाम है, खाली मेहनत से सोचें हो जाए वो नहीं है, बहुत ही हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए और डेडिकेशन और परसिवरेंस भी चाहिए। मतलब कम से कम 2 साल का लगातार हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क चाहिए। तो अगर आप उतने उससे करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर आएँगे और सफलता आपके हाथ लगेगी। तो आपने जब सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम्स को जब आपने क्रैक किया था, तो आपका एक की फैक्टर क्या था जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से मैं ये कर पाया हूँ? विश्वास था, आत्मविश्वास कि हो जाएगा ज़रूर, जी। वो भी ज़रूरी है। फ़ोकस, कंसंट्रेशन मतलब नंबर 1, नंबर 2 डेडिकेशन, नंबर 3 कॉन्फिडेंस और परसिवरेंस, ये बिल्कुल, चारों चीज़ें ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एक मैसेज जो आप जनता को देना चाहेंगे एज़ अ डीजीपी, जो आपको लगता है कि एक जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम रोकना कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ पुलिस का काम है क्राइम रोकना। ये एक पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा कि पुलिस पे भरोसा करें और जी। पुलिस से आम आदमी को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पुलिस को, अपराधियों को पुलिस से डरना चाहिए, ना कि आम आदमी को। बिल्कुल। और आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो जनता के सहयोग के बिना पुलिस के लिए संभव नहीं है। जैसे ड्रग्स की प्रॉब्लम हुँ, है, हुँ। जैसे साइबर क्राइम की प्रॉब्लम है, जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पुलिस का सहयोग करें तो ज़रूर और अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे रिटायरमेंट के आप इतने नज़दीक हैं, लाइक 2 महीने में आप रिटायर होने वाले हैं, बट स्टिल आपकी जो फ़िटनेस है वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी है अभी तक। तो एक तो आप स्पोर्ट्स लवर हैं और कहीं न कहीं आप स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहते हैं, राइट? तो एक वो रीज़न हो सकता है। बाकी और क्या चीज़ें हैं जो आप खुद को फिट रखने के लिए करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे गॉड्स ग्रेस कहूँगा कि आई एम लकी कि मैं अभी भी इतना एजड नहीं लगता हूँ, कितना नहीं लगता कि मैं रिटायरमेंट के नज़दीक आ गया। पर बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। थोड़ा मेरा वेट गेन करने का टेंडेंसी था, मैंने उसको भी उसमें मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है। क्योंकि आपकी डाइट और एक्सरसाइज दोनों का बराबर का रोल है। कोई सोचे मैं खाली डाइटिंग करके हेल्थी रह जाऊँ तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर आपके न्यूट्रिशन कम हो जाएँगे। और कोई सोचे मैं एक्सरसाइज कर लूँ फिर जितना मर्ज़ी खा लूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना-अपना रोल है लाइफ में। वैसे मैंने देखा है, एक तो मैं
जो है डेली जिम करता हूँ और डेली खेलता भी हूँ बैडमिंटन या टेनिस। और उसके बाद कहीं न कहीं डाइट में मैं नेचुरोपैथी को फ़ॉलो करता हूँ। वेजिटेरियन हूँ 100% और जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल फूड खाता हूँ। मतलब मैंने कोशिश किया धीरे-धीरे नेचुरोपैथी से कि जितना मैं ओवरऑल मील खाऊँ उसका लगभग 1/3 से आधा जो है ना रॉ मील हो। सलाड्स, फ्रूट्स, हैं? ये सब भी मैं प्रयास करता हूँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मानता हूँ मैं, जिससे कि मुझे लगता है कि मैंने अपना हेल्थ को रीगेन किया है या बना के रखा है। और एक लास्ट बात, प्रायोरिटी की बहुत वैल्यू है लाइफ में। मैं एक बारी हरिद्वार में कर्फ्यू लगा 4 दिन के लिए, तो मुझे याद है कि 22 घंटा में कर्फ्यू ड्यूटी करने के बाद भी 23वां घंटा आके सोता नहीं था। पहले मैं खेलता था, क्योंकि मुझे लगता था वो मुझे ज़्यादा रिलीफ़ देगा, ज़्यादा मेरी टेंशन को रिलीज़ करेगा। तो वो प्रायोरिटी की भी वैल्यू है। अगर आप प्रायोरिटी देंगे फ़िटनेस को तो फ़िटनेस बनेगी, आप इग्नोर करेंगे तो खराब होगी। थैंक यू सो मच। आपसे थैंक बात यू करके प्लीज़। बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगी। जो चीज़ें आपने बताई है वो बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी।